मुसोलिनी एवं फांसीवाद। मुसोलिनी के अनुसार समाज की सभी अवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। उसने बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया तथा किसानों को विश्वास दिलाया कि सत्ता में आने के पश्चात भूमि का समूहीकरण व न करके उस भूमि को किसानों के मध्य वितरित किया जाएगा। वास्तव में इस समय इटली में दो वर्ग बने हुए थे। दक्षिणपंथी वर्ग राष्ट्रवाद के नाम पर इटली को युद्ध में शामिल करना चाहता था, वहीं वामपंथी जो समाजवादी थे जो इसके विरुद्ध थे। मुसोलिनी के इस विचार के कारण उसे समाजवादी दल से निष्कासित कर दिया गया और यहीं से मुसोलिनी की दक्षिणपंथी राजनीति का केंद्र बनकर सामने उभरता रहा। वर्ष 1919 में मुसोलिनी के नेतृत्व में इतालवी संघर्ष कार्यवाही समिति बनी। मुसोलिनी शांति सम्मेलन में इटली की मांगों के न माने जाने के कारण अपनी समिति द्वारा उग्रवादी नारों के साथ क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा। इस समय नवंबर 1919 में चुनाव हुए। उसमें मुसोलिनी और उसके समर्थक भी भाग लेते हैं, किंतु उसमें मुसोलिनी को सफलता नहीं मिली और मुख्य सफलता समाजवादियों को ही प्राप्त हुई। वास्तव में मुसोलिनी द्वारा स्थापित फांसीवादी दल का जनाधार इस समय तक बहुत सीमित था, जिसमें मुख्यतः अवकाश प्राप्त सैनिक इत्यादि शामिल होते थे, किंतु धीरे धीरे मुसोलिनी का दल वैचारिक एवं संस्थागत दोनों स्तरों पर संगठित हो गया। फांसीवादी दल ने यह नारा दिया कि यह कोई दल नहीं बल्कि पार्टी विरोधी आंदोलन है। इस नारे ने फांसीवादी दल को अपना जनाधार बढ़ाने में अत्यधिक मदद दी। मुसोलिनी ने 1919 ईस्वी में फासियो डी कम्बैटिमेंटो या फांसी दल की स्थापना की। अपने कुशल नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता के बल पर 1922 ईस्वी में इटली में फासिस्ट शासन की स्थापना की और स्वयं प्रधानमंत्री बना। मुसोलिनी ने काली कमीज या ब्लैक स्पिरिट नामक हथियारबंद दस्तों का गठन किया, जिसने एक और समाजवादियों को समूल नष्ट करने का अभियान चलाया, तो दूसरी तरफ उसने समाजवादियों से डरने वाली सरकार का भी समर्थन मिला। मुसोलिनी एक फांसीवाद का मानना था कि किसी राज्य का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना था, न कि किसी व्यक्ति का कल्याण करना। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। देश के नागरिकों को सैनिक सेवा से मुक्ति दे दी गई तथा छात्रों के लिए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई। इस प्रकार मुसोलिनी के पास सभी वर्गों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ था। उसकी यही दूरदर्शिता फांसीवाद के उत्थान में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई। राज्य के बाहर व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है, अतः व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो राज्य के विकास में बाधक ना हो। वस्तुतः इस आधार पर यह भी था कि फांसीवाद को राष्ट्र के आदर्श के रूप में स्थापित करना और उसके तहत शक्ति हितों को संचालित करना। जनतंत्र पश्चिमी यूरोप के कुछ धनी देशों के आमोद प्रमोद का साधन है। जनमत का कुछ महत्व नहीं होता, राष्ट्रीय नेता का आदेश ही सर्वोपरि होता है। फांसीवादी सरकार ने इस विचारधारा के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया का अंत कर दिया, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। मुसोलिनी का विकास इटली के कुल क्षेत्र का 2/3 भाग पर्वतीय होने के कारण उपजाऊ भूमि बहुत कम थी, अतः मुसोलिनी ने ऊसर एवं अन्य दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। सिंचाई के लिए बांध एवं नहर निर्मित किए। इसके साथ ही उसने किसानों के लिए राजकीय सहायता प्रदान की। परिणामतः कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। मुसोलिनी ने उद्योग के क्षेत्र में विभिन्न तत्वों को राजकीय प्रोत्साहन प्रदान किया ताकि इटली का औद्योगिक पिछड़ापन दूर हो सके। कोयले एवं पेट्रोल की कमी दूर करने के लिए झरनों से विद्युत उत्पादन करके उद्योगों में इसका उपयोग किया गया। व्यापार एवं बैंकिंग के क्षेत्र में राजकीय नियंत्रण लागू करके
इसके विकास की नीति लागू की गई। इन नीतियों का आधार इटली की आर्थिक समृद्धि को केंद्र में रखकर व्यापारिक विकास करना था। इटली में औद्योगिक एवं व्यापारिक पिछड़ेपन के लिए यातायात के साधनों की कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। मुसोलिनी ने इसे दूर करने के लिए रेल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया तथा रेलों का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसका व्यापक विकास किया। फांसीवादी दल या फांसीवादी सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए लोक निर्माण का विस्तृत कार्यक्रम आरंभ किया, जिसके अंतर्गत सड़क, नहर, स्कूल, बंदरगाह आदि का निर्माण किया गया। फांसीवादी सरकार ने नए शिक्षण संस्थाएं आरंभ की, साथ ही इन संस्थाओं में सैन्य शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा पाठ्यक्रम में लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद आदि के स्थान पर फांसीवाद की शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा। मुसोलिनी की गृह नीति। फांसीवादी राजव्यवस्था। राज्य की समस्त शक्ति को अपने हाथ में रखने हेतु मुसोलिनी ने संसद को डरा धमकाकर विरोधियों को निष्कासित कर एक निर्वाचन संबंधी कानून पारित करवाया, जिसके अंतर्गत संसद के चुनाव में जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त हो सके, अर्थात 2/3 सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिए जाएं, जिससे निर्वाचन में 65% मत प्राप्त हुए संसद में उसका बहुमत हो गया। प्रधानमंत्री के साथ ही वह सेना का भी प्रमुख बन गया। शासन के सभी विभागों में गैर फासिस्टों को हटा दिया गया और सभी कर्मचारियों को फासिस्ट सरकार के प्रति निष्ठा लेने के लिए बाध्य किया गया। इतना ही नहीं, वर्ष 1926 में सभी विरोधी दलों का अंत कर दिया गया और फासिस्ट दल ही एकमात्र वैध राजनीतिक दल रह गया था। फांसीवादी आर्थिक नीति। मुसोलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था को फांसीवादी सांचे में ढाला और उसने एक नवीन आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया, जिसे सिंडिकलिज्म कहा जाता है। इसी उद्देश्य से रेलवे, लोहे के कारखानों व अन्य व्यवसायों को राज्य के अधिकार में ले लिया गया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से निपटने के लिए मुसोलिनी ने 1933 ईस्वी में राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से निगमित ढांचे में ढालने का प्रयास किया। मुसोलिनी ने 1926 ईस्वी में 13 सिंडिकेट श्रम संघ की स्थापना की, जिसमें 6 मजदूरों के एवं 6 पूंजीपतियों के एवं 1 डॉक्टर एवं वकीलों का सिंडिकेट था। इन सभी सिंडिकेटों का संचालन एवं नियंत्रण एक मंत्री के द्वारा होता था। सिंडिकेट की मजदूरी की दर, काम के घंटे, समवैतनिक अवकाश, बीमा की रकम, मनोरंजन के साधन, पर्यटन आदि की व्यवस्था करता था। मुसोलिनी ने हड़ताल तथा तालाबंदी का पूर्णतः निषेध कर दिया था। वर्ष 1928 में सिंडिकेट व्यवस्था का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से भी जोड़ दिया गया। 13 सिंडिकेटों की सामान्य परिषदें 800 व्यक्तियों की सूची बनाती थीं। इसमें से फासिस्ट ग्रांड काउंसिल 400 व्यक्तियों का चुनाव करती थी और इन्हीं 400 व्यक्तियों की सूची पर मतदान किया जाता था। इस तरह इटली पहला पश्चिमी देश था जहां राष्ट्रीय विधानमंडल का गठन विभिन्न व्यावसायिक हितों के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता था। आगे चलकर मुसोलिनी ने इन्हीं सिंडिकेट्स को निगम अर्थात कॉरपोरेट के रूप में परिवर्तित कर दिया था। मुसोलिनी की निगम व्यवस्था। प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजवादी विचारक GDH कॉल के गिल्ड सोशलिज्म या संघवाद अर्थात श्रेणीवाद से मिलती जुलती है। मुसोलिनी के अनुसार निगम अपने आप में कोई लक्ष्य न होकर एक लक्ष्य की पूर्ति का साधन है। निगमित राज्य, कॉरपोरेट स्टेट पूंजीवाद का विरोधी नहीं था। मुसोलिनी पूंजीवाद का विरोध करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी मदद से वह सत्ता में आया था। अतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में निजी उद्योग व उपक्रम का विरोध नहीं किया, अपितु पूंजीवाद को नियंत्रित अवश्य किया। सन 1922 में जब फासिस्ट दल ने सत्ता का अधिग्रहण किया तो देश की आर्थिक स्थिति
बदहाल थी। जनता को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए औद्योगिक क्रांति आवश्यक थी। श्रमिक विवादों की समाप्ति तथा मजदूर एवं उद्योगपतियों के मध्य सहयोग व शांति आवश्यक थी।